हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपका एक तरीके से मैप भी आ सकता है भाई डायरेक्टली। ठीक है, और इनडायरेक्टली आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होगा वो तो हम एग्जाम के दौरान डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, जब एग्जाम के बीच में जो समय पीरियड है, कितना समय है भाई इसके लिए? 3-4 दिन का है ना, तो 3-3 घंटे। 3-3 घंटे मतलब एक दिन में 3-4 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर, अगले दिन 4 चैप्टर, मतलब एक दिन में लगभग पूरा खत्म करेंगे उस समय हम लोग। मतलब एक दिन में पूरा हिस्ट्री, एक दिन में पूरा सिविक्स, एक दिन में पूरा, मतलब लगभग 6-7 घंटे लगातार क्लास होगा। तो उस समय रेडी रहिएगा कि पूरा रिवीजन के तौर पर वो सब सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा जो चैप्टर है मिनरल्स। कल हमने एक बात लास्ट में बताया था, फेरस वाला है ना, जहाँ पर फेरस और नॉन फेरस के बारे में डिस्कस करा था। वहां पर दो चीज के बारे में डिस्कस करा था, एक आयरन ओर के बारे में और एक मैग्नीज के बारे में, है ना, मैंगनीज के बारे में डिस्कस करा था। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि मैंगनीज जो होता है वो आयरन ओर के साथ ही देखने को मिलता है, इसीलिए उसको अलग तरीके से नॉन फेरस मिनरल्स के रूप में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी है। ठीक है भैया, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखो, थोड़ा सा हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे देखा जाए नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स वैसे मिनरल्स होते हैं जहां पर आयरन कंटेन नहीं करता है, मतलब जहां पर आयरन जो होता है बहुत ना के मुकाबले जो है वो प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले, इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। अगर हमारे देश में देखा जाए तो नॉन फेरस मिनरल बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और उतने अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता है। लेकिन तब भी अगर देखा जाए, नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन आयरन एज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, मतलब सबसे पहला पदार्थ उसका क्या, आयरन नहीं होता है। दीज मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन द वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड ऑफन यूज्ड एज अ एलॉय। ठीक है, एलॉय के रूप में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, एंड द अदर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, जहां पर जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, है ना, क्रोमियम, टिटेनियम, तो ये सब सारे एक तरीके से आपको एक एक कर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहला कॉपर आएगा। सबसे पहला एग्जांपल पर 2 एग्जांपल हम लोग जनरली जो आपकी किताब में दिया गया उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्या हो गया भाई, कॉपर। आप जानते हो कॉपर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का वायर बनाने में, या फिर आप पंखे में देखो, जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो पंखा चलाता है वो मेन क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर बोलते हैं, जो भी होता है उसको एक तरीके से। वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, उसके पंखा के इंटरनल पार्ट में आपको कॉपर की वायरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कॉपर इज अ वर्सेटाइल मेटल एंड फॉर इट्स एक्सलेंट कंडक्टिविटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मेल्येबिलिटी, एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, ठीक है, रूफिंग एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो कॉपर से क्या होता है कि जंग वगैरह नहीं लगता है जनरली। ठीक है, इसीलिए कॉपर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली यहाँ पर इस्तेमाल होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, प्लम्बिंग में, ठीक है, रूफिंग में, और एक तरीके से आपको इंडस्ट्रियल मशीनरी में। कॉपर एलॉय सच एज ब्रास और जो ब्रॉन्ज आर ऑल्सो वैल्यूएबल मटेरियल फॉर अ वेरियस एप्लीकेशन। अगर देखा जाए कॉपर के कितने एलॉय भाई, 2 एलॉय। ठीक है, कॉपर एलॉय जो है कौन कौन सा, जो ब्रास है और जो ब्रॉन्ज है, उसका भी इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बालाघाट माइंस कहाँ पर है, अगर डायरेक्टली पूछ लेगा तुमसे 1 नंबर क्वेश्चन में कि कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा बालाघाट माइंस में होता है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप लोग बोल दोगे क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, याद रखना। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से सवाल पूछूंगा, तो देखना ध्यान से। केतरी माइंस, ठीक है, या खेतरी माइंस बोल लो इसको, जो राजस्थान में, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो जनरली ये 3 जगह जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉपर जो है वहां से निकाला जाता है, इन सब सारे माइंस से। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये सब सारे माइंस भाई। कहाँ कहाँ माइंस है, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो माइंस है वहां से क्या निकलता है, झारखंड से, वहां से आपको कॉपर देखने को मिलता है। आगे अगर देखा जाए बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट क्या है भाई, एक तरीके का नॉन फेरस मिनरल्स है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, ठीक है, through the several ores contain aluminum bauxite, a clay like a substance,
एक क्ले का मतलब चिपचिपा होता है, बॉक्साइट जब निकलता है ना तो वो एक तरीके से चिपचिपा होता है। एंड इज प्राइमरली अ सोर्स फ्रॉम विच एल्यूमिनाई, ठीक है, ठीक है, क्या है, एल्यूमिना, इसको क्या बोलेंगे भाई, एल्यूमिना, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, और उसके बाद एक तरीके से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है। पहले एल्यूमिना के रूप में होता है, फिर उसको उसमें और थोड़ा सा उसमें रिफाइन करेंगे तो एल्यूमिनियम निकल के आता है। Formation of bauxite deposit. These deposits are formed by the decomposition of various rocks that are rich in aluminium silicates. बहुत सारे रॉक्स होते हैं जहां पर आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलते हैं। अब जो एल्यूमिनियम सिलिकेट जिस रॉक में एक तरीके से पाया जाता है, वहीं से एक तरीके से आप बॉक्साइट भी एक तरीके से निकाला जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोलेगा भाई कि बॉक्साइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रॉक को डिकम्पोज करके, मतलब रॉक को वैसे रॉक को जो रॉक क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट में रिच है। बहुत सारे पत्थर होते हैं जहां पर एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, तो उसमें एक तरीके से आपको बॉक्साइट जो है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लाइक आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटेडनेस, और यहाँ पर जो कंबाइन करता है वो अपना स्ट्रेंथ मेटल के साथ अगर अब बॉक्साइट क्या बोला है, कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लाइक आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटेडनेस, जो कि उसको लाइट बनाता है। क्या बनाता है, उतना भारी भरकम नहीं, उसको लाइट बनाने का काम कौन करता है, आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखो भाई नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड। यहाँ मैंने क्या बोला, बॉक्साइट का प्रोडक्शन बहुत बार पूछा गया सवाल कि भाई आप बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा या फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये कहाँ कहाँ होता है, तो जनरली गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र में होता है। बस ये याद रखिएगा, परसेंटेज ना भी याद रखो तो चलेगा, बस याद रखना कहाँ कहाँ होता है भाई, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और कहाँ पर होता है, झारखंड। ये तीन जगह जहां पर आपको बॉक्साइट के प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एग्जिबिट अ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम इज हाईली सिग्निफिकेंट मेटल इन अ वेरियस इंडस्ट्री, जिसके वजह से बहुत ज्यादा वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्या है भाई, यूज होता है। बॉक्साइट डिपॉजिट इन इंडिया कहाँ कहाँ है भाई, देखो मेजर डिपॉजिट फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद मैकाल हिल्स एंड अ बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन। तो आपको बोलेगा तीन प्लेट्यू रीजन में एक तरीके से जो है बॉक्साइट पाया जाता है भाई, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन। 2016-17 का डेटा है। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विथ अ क्या है, पंच पंचपत माली, याद रखिएगा, पंचपत माली डिपॉजिट इन द क्या है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो कि जनरली वो झारखंड से सटा हुआ देखने को मिलता है, उड़ीसा वाला रीजन, ठीक है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री, कंट्री का नाम भी याद रखना है थोड़ा सा। कंट्री जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, आपको ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, ठीक है, उसके बाद आपको ब्राजील और चाइना। तो चाइना एक इंपॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा, मान लो कि हमारे देश का कौन सा नेबरिंग स्टेट है जो बहुत अच्छे तरीके से बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, तो हमारे देश का नेबरिंग कंट्री कौन है, चाइना है, ठीक है। नेबरिंग वाला आ गया तो अगर घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आया जाए भाई नेक्स्ट, नॉन मेटालिक मिनरल्स, वैसे मिनरल्स जिसमें मेटल जो होता है वो कंटेन नहीं करता है, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं भाई, देखो नॉन मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन अ मेटल एज देयर प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे वहां आयरन था ना, जिसमें आयरन होता था वो फेरस, जिसमें आयरन नहीं होता था वो नॉन फेरस। अब यहाँ पर अगर मेटल कंटेंट नहीं कर रहा था, नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। दिस मिनरल हैव अ डाइवर्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर। हियर आर द सम एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल है, कोई बताएगा। नॉन मेटालिक मिनरल में देखो, नॉन मेटालिक मिनरल में सबसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको माइका, क्योंकि उसमें मेटल, जैसे शीशा बनता है ना, शीशा जिससे बनता है ना, वो किससे बनता है, हाँ, मतलब जहां पर मेटल उपलब्ध नहीं, खत्म कहानी, जहां पर मेटल उपलब्ध नहीं है, जैसे सैंडस्टोन, ठीक है, जहां मेटल उपलब्ध नहीं है वो कौन सा है, नॉन मेटालिक मिनरल्स। सबसे पहला याद रखना उसमें कौन सा है, माइका, ठीक है। और माइका बहुत बार पूछा गया है, बॉक्साइट माइका, ठीक है, ये दोनों। माइका देखो, माइका से क्या रिलेटेड है भाई, माइका इज अ मिनरल्स मेड अप ऑफ थिन शीट लाइक अ स्ट्रक्चर।
एकदम थीन शीट होगा, देखो ऐसे करके ना, ये लग रहा होगा तुम्हें बहुत, लेकिन ये थीन होता है, बहुत पतला पतला होता है, उसको एक एक कर बहुत बारीकी से निकाला जाता है, समझ रहे हो, फिर उसको ग्राइंड करके चीजें तैयार की जाती है। माइका यूज्ड इन एन, देखो ये क्या है भाई, किसमें भाई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बाय इंसुलेटिंग कंपोनेंट्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ पेंट, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक्स। देखो प्लास्टिक को बनाने में, पेंट को बनाने में, और कॉस्मेटिक बनाने में, जो लिपापोती करते हो उसको बनाने में भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है माइका का, ठीक है। एंड अ फिलर मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक अ सीमेंट एंड एसॉल्ट, अगर देखा जाए सीमेंट वगैरह में, ताकि वो एक फिलिंग के रूप में अच्छे से काम कर पाए और वो जकड़न पैदा कर पाए, इसीलिए क्या, एस एस्पाल्ट, एस्पाल्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप बिल्डिंग वगैरह ढलाई होती है ना, तो वहां पर सीमेंट के साथ ही, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड प्राइमरली इन, कहां पर, देखो कहां पर है भाई, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, जो कि कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट है, ठीक है। तो हमारा घर भी कोडरमा में है, देखो तो देख रहे हो, मेरा जो गांव है, गांव जो है, तो कोडरमा हो गया, गया हो गया, और हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग में ही मैं हॉस्टल में पढ़ता था, ठीक है। तो कोडरमा, गया, गया आप जान रहे, बोध गया, बुद्धिज्म को जहां मानते हैं भाई, तो ये बेल्ट जरूर याद रखना कि सबसे ज्यादा जो माइका कहाँ पाया जाता है भाई, तो आप याद रखना कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट इन झारखंड, अराउंड अजमेर, ठीक है, अजमेर इन द राजस्थान, एंड इन द नेल्लोर माइका बेल्ट इन द आंध्र प्रदेश, मतलब नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश, लेकिन जनरली ये नाम याद रखोगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजरली यही पाया जाता है। तो पेपर में क्या दूसरी क्लास का पेपर दे रही है जो ऊपर ऊपर पूछेगा, मेन ही है भाई, और डीप पढ़ाऊंगा तो हालत खराब हो जाएंगे फिर, देख आने हैं, हाँ सिलेबस में नहीं है वही तो, जो सिलेबस में उतना तो पढ़ोगे ना तुम, अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिनरल्स, सब मिनरल्स को पढ़ते जाओ तो कितने मिनरल्स हैं, उतना तो पढ़ना नहीं ना भाई, उतना तो बहुत कम। रॉक मिनरल्स में कौन आता है भाई सबसे पहले, लाइमस्टोन, याद रखना है इसमें भी, जो है लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट तो पढ़े ही होंगे भाई आप लोग, है कि नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जनरली वो सेडिमेंट्री रॉक से निकल कर आता है लाइमस्टोन, ठीक है। याद रखना इट इज मोस्ट एब्यूडेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या देखा, नॉन मेटालिक मिनरल्स में कौन थे भाई, एक माइका, दूसरा कौन है, रॉक। तो अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा नॉन मेटालिक मिनरल्स बताइए जो एक रॉक मिनरल है, आ गया, तो क्वेश्चन देख रहे हो कि अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लाइमस्टोन इज अ की रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एज प्रोवाइडर नेसेसिटी कैल्शियम कंपोनेंट, तो सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से, लेकिन सीमेंट में जो है वो एक तरीके से, क्यों, क्योंकि एक तरीके से कैल्शियम कंपोनेंट उपलब्ध होता है, और कैल्शियम कभी भी एक तरीके से जब आप उसमें चिपचिपाहट या फिर एक तरीके से बहुत दिन तक अगर वो घर चलता है, इसका मतलब जिसमें देखो कैल्शियम की कमी होगी जिस सीमेंट में, वहां पर वो, जैसे समझो कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कमी हो गई तो आपका हड्डी वड्डी, हाँ टूट जाएगा, टूट जाएगा इन द सेंस कि आपका हड्डी सही से काम नहीं करेगा, इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है, मतलब वो ज्वाइंट को बना के रखता है कैल्शियम, देख रहे हो। तो यहाँ पर भी अगर देखो तो लाइमस्टोन का सीमेंट में इसीलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि ज्वाइंट ज्वाइंट ही तो कर रहा है वो, पूरे 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 छत को एक तरीके से ज्वाइंटली प्रिपेयर करके रख रहा है, या पूरे दीवार को, जिसमें जो ईंट है और सीमेंट को साथ में लेकर चला जाता है, तभी तो वो चिपकता है, नहीं तो चिपकेगा नहीं ना फिर, देख लो, हाँ बताओ, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक एग्रीगेट डायमेंशन स्टोन्स एज द फ्लक्स ऑफ स्टील मेकिंग, जो स्टील मेकिंग का फ्लक्स, मतलब दो स्टील है उसको ज्वाइंट भी करना है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइमस्टोन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जा भाई, क्या है, हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब देखो एक एक बात है कि अब ये सब सारी चीजें जो निकल रही है, जितने भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, माइनिंग से। अब माइनिंग जो है वो हमारे देश के लिए अच्छा, इकोनॉमी के लिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनिंग का बहुत खतरा भी तो है, अगर मतलब खतरा, जो उससे गलत चीजें निकल कर आती हैं, मतलब उससे क्या नेगेटिव प्रभाव जो है देखने को मिलता है माइनिंग से। जैसे कि आप मान लो कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो आसपास के इलाके जो है वो हमेशा अर्थक्वेक वगैरह से घिरे रहेंगे, मतलब अचानक से अर्थक्वेक आया, वो पूरा माइंस दब गया, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी गांव थे उन पर भी असर पड़ा भाई, बहुत सारा असर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक तरीके से जमीन को खोखला कर रहे हैं ना माइंस के थ्रू,
हाँ, ब्लास्ट करते हैं, ऊपर से मान लो अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो हमने एक तरीके से अर्थ में जबरदस्ती अर्थ से चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरीके से हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय द माइनस देम अ वल्नरेबल एंड अ पल्मरी डिजीज, मतलब सांस की बहुत सारी बीमारी जो है पैदा कर देता है। देखना, जो लगभग जितने भी काम करते हैं ना, जैसे हमारे देश में आज भी देखो जो सीवेज साफ करते हैं, वो ऐसे ही दो दो पौवा चढ़ाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और ये हमारी म्युनिसिपैलिटी की गलती है। दो पौवा मतलब दारू पिए और वो निकल गए, और वो उनको फिर गंद वगैरह नहीं आ रहा क्योंकि वो नशे में, और वहां साफ सफाई करके कोई कूड़ा करकट सीवेज में फंसा हुआ है उसको निकाल के ऊपर आ गए, उनसे बहुत सारी मौतें भी होती हैं, लेकिन वहां पर ऐसा करना गैर कानूनी है। प्रॉपर ड्रेस होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन का मास्क वगैरह पहन के नीचे जाते हैं, ताकि हाथ वगैरह में कचड़ा वगैरह ना लगे, कीचड़ है बहुत सारे हैं, हमारे वॉशरूम की चीजें जा रहे हैं वहां पर, तो वो सब सारी चीजें क्या है कि एक तरीके से गंदगी है भाई। अब गंदगी है तो उस गंदगी को साफ भी किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स होता है ना, वो इक्विपमेंट्स पहन के नीचे जाओ। सेम उसी तरीके से माइनिंग में भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर माइनिंग जो है वो कराया जा रहा है, बस कराया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से ना तो हेलमेट है, ना तो पूरा प्रॉपर बूट दिया जाता है, ना तो प्रॉपर ड्रेस दिया जाता है। ठीक है, और अंदर अगर जा रहे हैं ब्लास्ट करने के लिए तो ना ही उनको ऑक्सीजन मास्क दिया जा रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब होता बहुत कम जगह पर, जैसे जहां चेक एंड बैलेंस होता है, वैसे जनरली अब धीरे धीरे बढ़ाई गई है सब सारी चीजों को। द रिस्क ऑफ क्या है, कोलैप्सिंग माइंस रूफ। देखो अब मान लो कि ये माइन है भाई, अब ये माइन है और ये रूफ है, अब धीरे धीरे हमने क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गुफा बनाते चले जा रहे हैं, अचानक से मान लो कि ये गिर गया, तो उससे क्या हो, बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है, तो ये भी एक तरीके से हजार्डस है भाई, है कि नहीं। फायर इन अ कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ माइनर, बहुत फ्रीक्वेंटली आग लगती है, कोयले में बहुत ज्यादा गर्मी है, कोयले के माइंस में अपने आप आग लग जाएगा। अब अपने आप आग लग गया भाई, तो वहां पर मान लो वर्कर्स काम करें, वो जल के मर गए, या फिर उनको वो निकल नहीं पाए, वो वहीं दम घुट के उनका मतलब मृत्यु हो गया। तो ये सब एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन सब सारी चीजों में, तो अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें वहां पर कंडक्ट करी गई, या फिर प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट दिए गए, तब तो दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन जनरली ऐसे काम होते हैं जो कि एक तरीके से रोकने वाली बात है। द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। अब सोचो, एक माइन है, एक माइन है, वहां ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो वहां आसपास का पानी भी क्या होगा, खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब पानी खराब होगा भाई, तो वो पानी हम ही लोग पी रहे हैं भाई, और उससे बीमारी भी होगा एक तरीके से, वाटर डिजीज। डंपिंग द वेस्ट एंड स्लरी leads to the degradation of land and the soil and increase the stream and the river pollution। देख रहे हो, आप समझो, बहुत बार क्या होता है, जब कोयले को हम लोग एक तरीके से जब जला रहे होते हैं, तो उससे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं इंडस्ट्री से। अब वो सब केमिकल्स डायरेक्टली हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, या तो हम लोग जमीन पर छोड़ देंगे, या तो पानी में छोड़ देंगे, जिसके वजह से पानी भी और जमीन भी और जो हमारी मिट्टी है वो भी खत्म हो रही है। तो देख सकते हो ये सब इम्पैक्ट, आप यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ह्यूमन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और एक तरीके से किस पर, जो इन्वायरमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आफ्टर ऑल अगर इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट होगा तो वो ह्यूमन पर अपने आप ही, ह्यूमन या फिर बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं आसपास में, देखो जहां माइनिंग हो रहा होता है। ठीक है, मैं झारखंड में बहुत जगह गया हूँ जहां पर माइनिंग होती है, तो वहां आसपास में ना चिड़ियां दिखेंगी ना कोई कुछ दिखेगा, ना वहां का पानी, क्योंकि भाई जब माइनिंग होती है तो वहां से धुआं, फ्यूम्स वगैरह बहुत उड़ते हैं ना, धुआं इन द सेंस कि डस्ट। हाँ, बहुत सारे वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है जनरली, उसमें उसको कील को ठोका जाता है, फिर उसमें ब्लास्ट किया जाता है बॉम्ब वगैरह डाल के। हाँ, लाइमस्टोन उसका एक पार्ट होता है, पूरा लाइमस्टोन तो नहीं होगा, सिर्फ लाइमस्टोन से ब्लास्ट थोड़ा होगा। ठीक है, मतलब उसका उसका जो बनाया जाता है ना, उसमें बॉम्ब ही रहता है एक तरीके का, लेकिन वो अलग तरीके का बॉम्ब रहता है जो और भी खतरनाक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मिनरल को यूज अ मिनरल्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, क्या हमें मिनरल्स को सही तरीके से प्लानिंग वे में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप, कि वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। मान लो कि अगर माइंस में खुदाई के लिए हम रोबोट को तैयार कर रहे हैं, तो वहां लोग नहीं जा रहे हैं, बस माइंस के बाहर लाके रोबोट रख दे रहा, बाकी सारा इंसान काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, खतरा कम हुआ। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें भाई प्रॉपर तरीके से। 3R, 3R जरूरी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों करके चलें ताकि हम लोग एक तरीके से कंजर्व कर पाए। तो कंजर्वेशन करने का ये 3 तरीका होता है जनरली, आपको याद रखिएगा, जहां से आप मिनरल्स को कंजर्व करके चल सकते हैं। ठीक है, जो कि समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स, अब मिनरल जितने भी रिसोर्स है वो हमने देख लिया, अब एनर्जी रिसोर्स देखते हैं। एनर्जी रिसोर्स में अगर देखने को मिलेगा तो देखो, एनर्जी रिसोर्स आर अ सब्सटेंस और अ सिस्टम दैट कैन हार्नेस बाय प्रोड्यूस एनर्जी इन द वेरियस फॉर्म सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल वर्क, है कि नहीं। एनर्जी हमें क्यों जरूरत होती है भाई, ताकि हमें एक तरीके से हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल वर्क के लिए जरूरत होती है। अगर हमारे पास एनर्जी उपलब्ध नहीं होगा तो ये सब सारी चीजें हो पाएंगी। जैसे मान लो अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं रहेगा तो क्या आपके खाने बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, या विंड मिल का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं। तो फिर हमें एक तरीके से बहुत दिक्कत हो सकता है। मतलब दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर पावरिंग द ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन अपनी एक्टिविटी को करता रहे, इसीलिए हमें एनर्जी रिसोर्स की जरूरत होती है। जैसे आप देख सकते हो इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन में तो फ्यूल है ना, फ्यूल एज एनर्जी काम करता है। फ्यूल चाहिए होता है ना भाई, डीजल पेट्रोल तो चाहिए होगा जिससे वो गाड़ी चलेगा, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस या इलेक्ट्रिक जो कारें हैं उसमें। तो दो तरीके से जनरली एनर्जी रिसोर्स होते हैं, याद रखना। एक तो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या मैंने बोला भाई, फिर से मैं ध्यान से बता रहा हूँ। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस जो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, दिस इंक्लूड्स फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक तरीके से क्या हो रहा है भाई, एक बार हमने इस्तेमाल किया और वो खत्म हो गया, दोबारा कहाँ यूज करोगे। एक बार आपने मान लो कि फायरवुड को जला दिए, उससे हीट निकला, खत्म हो गया। कोयला आपने एक बार जला दिया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें बार बार एक तरीके से आप उसका इस्तेमाल करके एनर्जी को निकाल सकते हो, जैसे कि आपको सोलर है ना, सोलर एनर्जी का बार बार इस्तेमाल करोगे, हर रोज सूरज उगता है भाई, सिंपल सी बात है। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, ये सब सारे क्या है, जो कि एक तरीके से कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक एक कर पढ़ेंगे हम लोग, कन्वेंशनल से शुरुआत करेंगे फिर नॉन कन्वेंशनल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल में आते हैं कोल, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल। जैसे वहां सैंडस्टोन, माइका वगैरह इंपॉर्टेंट था, यहाँ कोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स मतलब जिसका इस्तेमाल हमने एक बार किया, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयले को एक बार हमने जलाया, खत्म हो गया, उसके बाद हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। कोल, द मोस्ट एविडेंट फॉसिल फ्यूल्स, सर्व्स द वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग अ पावर जनरेशन। आज भी हमारे देश में पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लगभग 70 to 80% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कोयले से ही कर रहे हैं। मतलब सोचो, कोयले को जला जला कर ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंचा रहा है भाई, जो कि समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल एनर्जी सप्लाई एंड द डोमेस्टिक यूजेस, डोमेस्टिक में भी आजकल यूजेस हो रहे हैं भाई, बहुत सारे ढाबे वगैरह में देखने को मिलेगा जहां पर कोयले पर खाना वगैरह बनता है, वहां पर गैस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बहुत जगह है ऐसा, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है जनरली। लिग्नाइट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सॉफ्टनेस एंड हाई मॉइस्चराइज कंटेंट। लिग्नाइट एक तरीके का क्या है, कोल है, जो कि सॉफ्ट होता है एंड हाई मॉइस्चराइज कंटेंट रहता है। रिप्रेजेंट द लोअर ग्रेड, जो लोअर ग्रेड का ब्राउन कोल होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा लोअर ग्रेड ब्राउन कोल कौन सा होता है, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट एक तरीके का क्या है, कोल है, ठीक है। इसमें याद रखना, जो बिटोमिनस है, बिटोमिनस जो कोल है फॉर्म्ड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड अ प्रेशर कॉन्स्टिट्यूएंट अ हायर ग्रेड वेरिएंट। तो सबसे अच्छा कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है, बिटोमिनस। और लिग्नाइट जो होता है वो थोड़ा सा लोअर होता है, मतलब जो मान लो कि कड़ा नहीं है, बहुत एक सॉफ्ट होता है, मतलब तुरंत जल गया, खत्म हो गया। एक होता है जो ईट की भट्टी में इस्तेमाल होता है, ईट का भट्टी देखे हो कभी, उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है ईट को पकाने के लिए, ठीक, उसमें गैस सिलेंडर तो जोड़ेगा नहीं। तो ईट वगैरह जो फिलअप करते हैं ताकि वो एक तरीके से ईट जले, फिर वो ईट जो है वो पक्का ईट बने, उसमें जनरली जो है वो दोनों का मिक्सेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसको साइड साइड में डाल दिया, बीच में इसको डाल दिया और साइड साइड में इसको डाल दिया, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज हो सके। लेकिन जनरली जो हाई क्वालिटी जो कोल होता है वो आपको कौन देखने को मिलेगा, बिटोमिनस होता है। तो यहाँ पर दो बात याद रखिएगा, बिटोमिनस और लिग्नाइट से, ठीक है, याद रखो। आगे देखो, एंथ्रासाइट होता है एक, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। उससे भी बिटोमिनस से हाईएस्ट क्वालिटी कौन सा है भाई, जो बहुत रेयर एक तरीके से मिलता है, और ये जो बहुत प्योर फॉर्म में होता है, अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कौन होता है भाई, एंथ्रासाइट। एंड की कोल्ड जो कोल फील्ड माइंस है वो कहाँ है भाई,
झरिया, ठीक है, रानीगंज और बोकारो, जो जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में। ठीक है, ये सब तीनों, झरिया, रानीगंज और बोकारो। द मेजर सोर्स कहाँ पर है भाई, गोंडवाना कोल, विच आर क्या मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल कोल आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बेल्ट में देखने को मिलता है। टर्सरी कोल अकर्स इन द मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल एंड नागालैंड, जो कि टर्सरी कोल का मतलब जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट सबसे प्योरेस्ट है, बिटुमिनस में जहां पर हार्ड होता है भाई, और वो एक तरीके से प्योर फॉर्म उतना नहीं होता जितना एंथ्रासाइट होता है, तो समझ रहे हो यहाँ पर। लेकिन ये एक तरीके से क्या बोला गया, टर्सरी कोल। टर्सरी कोल मतलब क्या, उतना प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल जनरली लोग करते हैं वहां पर चीजों को जलाने वगैरह में या फिर खाना वगैरह पकाने में। ठीक है, तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आ जाओ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या, एक बार आपने जलाया खत्म हो गया। डीजल एक बार आपने जलाया खत्म हो गया, फिर वो डीजल दोबारा आप नहीं जनरेट कर सकते हो ना, तो वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सिंपल सी बात है। तो पेट्रोलियम इज अ वर्सटाइल रिसोर्स, फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, प्रोवाइड्स अ लुब्रिकेंट फॉर अ मशीनरी एंड सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जहां पर मशीन वगैरह जो है वो इसी से चलते हैं, तो एक तरीके से वहां पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन अ एंटीसिलिन fault traps within the rock formation from the tertiary age। जो एक होता है प्राइमरी एज, सेकेंडरी एज, टर्सरी एज। जब जैसे जैसे एज एक तरीके से बढ़ता जाता है ना रॉक का, वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन भी बढ़ते जाती है, तो जिसके वजह से आपको देखने को मिलता है ऑयल टिपिकली ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ अपहोल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट ऑफ अपहोल्ड, मतलब जो दो रॉक्स के बीच में जो क्रेस्ट होते हैं वहां से जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, एंड फाउंड इन अ पोरस लाइमस्टोन एंड अ सैंडस्टोन लेयर, जहां पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन का लेयर होता है, वहां से एक तरीके से निकाला जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्ले अ सेंट्रल रोल सपोर्टिंग द सिंथेसाइज द टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड अ वेरियस केमिकल इंडस्ट्री। अगर देखो पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है जनरली आपको देखने को मिलेगा, एक बार क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का नाम सुने हो, कच्चा तेल निकलता है भाई, कच्चे तेल से एक तरीके से फिर अलग अलग पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह निकाला जाता है। मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एरिया कहाँ है, मुंबई, हाई में, गुजरात और असम में। ये तीन जगह है जहां पर पेट्रोलियम को सही से रिफाइन किया जाता है, वहां पर चीजें जो है उपलब्ध हैं। यहाँ कभी कभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सी शोर के किनारे भी देखा जाता है, वहां से भी निकाला जाता है। वो तो जगह पर डिपेंड कर रहा है ना कि कहाँ पर मिल रहा है कहाँ, लेकिन जनरली याद रखना कि जो पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन लेयर में होता है वहां पर देखने को मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि अच्छे क्वालिटी का देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सीएनजी, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी अभी आएंगे, कहाँ पीएनजी कहाँ लिखा हुआ, वो एलपीजी है। ठीक है, वो एलपीजी है, कुकिंग फ्यूल, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद इन द petroleum deposit and release when the crude oil surface, use the fuel for the electricity generation, industrial heating and as a raw material for a केमिकल वगैरह बनाने में, पेट्रोकेमिकल्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब गैस का तो हर जगह इस्तेमाल होता है जहां पर चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही है। ठीक है, इमर्जिंग एज प्रिफर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो लाइट और वेट होता है। एंड एक तरीके से उसके बाद कुकिंग के लिए क्या किया जाता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा नेचुरल गैस, सीएनजी, और जो कुकिंग के लिए वो एक तरीके से आपको एलपीजी। ठीक है, मेजर, यहाँ देखो जो मेजर रिजर्व ऑफ इंडिया कहां पर है भाई, मुंबई हाई एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां नेचुरल गैस पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हमेशा बहुत सेफ्टी जोन में रखा जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, गोदावरी बेसिन, अरे बेसन नहीं, बेसिन होता है जो रिवर से अलग होके एक अलग तरीके का रूट ले लिया, उसको बेसिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये गंगा जा रहा है, ठीक है, ये गंगा का मेन रूट है, अब गंगा से इधर एक एक यहां से मुड़ गया भाई गंगा का नदी का पानी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन बोल के चलेंगे।
ठीक है। इंडियाज गैस, यहाँ पे क्या बोला गया, इंडिया, देखो यहाँ क्या ये वाला, द हजारिया, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बिल्ट बाय द गेल। गेल मतलब उस सरकार की कंपनी है जो कि गैस को एक तरीके से या नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट वगैरह करती है या उसको निकालने काम करती है। वाज द फर्स्ट मेजर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग मुंबई हाई टू अ की इंडस्ट्रियल प्लेसेस। सोचो वहां से डायरेक्टली जो है इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपेंडेड कितना किलोमीटर, 18,500 किलोमीटर एंड एक्सपेक्टेड, इसको कितना फैलाने के बारे में बात किया जा रहा है, 30, कि वहां तक हम लोग एक तरीके से एक ग्रिड बनाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह उपलब्ध है, सेम उसी तरीके से गैस भी एक तरीके से हर जगह उपलब्ध होगा। अब वहां से घरों तक पहुंचाना है भाई, मान लो कि कुकिंग अभी हो भी रहा है, इसके लिए देखो हर घर में एक तरीके से क्या है, गैस पाइपलाइन जा रहा है। तो वो एक तरीके से धीरे धीरे पूरे इंडिया पर उसको लागू किया जाएगा। अब उससे क्या होगा कि गैस पाइपलाइन के थ्रू आपने गैस खोला, वहीं से फिर आपको भराने की जरूरत नहीं है, वहीं यूनिट लगा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है। जैसे मान लो कि ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना भाई, जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ आपने एक तरीके से गैस गया हुआ है, यहाँ कैसे लग गया, गैस का कहाँ लगा हुआ, बहुत जगह लगा हुआ है, आपने देखा नहीं कि देहरादून में लगा हुआ है। हाँ, तो वो यहाँ मीटर लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपने, मान लो कि 10 केजी गैस जो है वो इस्तेमाल करा एक महीने में, तो ये 10 केजी का जितना भी बिल होगा वो आपके नंबर पर आ जाएगा या आपको मैसेज में आ जाएगा। और जनरली आने वाले समय में ये भी प्रीपेड होगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, पहले आप 2000 का इलेक्ट्रिसिटी आपने एक बार प्रीमियम खरीद के एक तरीके से दे दिया आपने, अब उसके बाद 2000 का आपने बिजली जला लिया, अब आपने रिचार्ज अगर नहीं कराया तो एक तरीके से बिजली कट जाएगी अपने आप ही। तो इस तरीके का सिस्टम आने वाले समय में आएगा, तो इसीलिए हमें एक तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। उसके लिए आपको रोकड़ा तैयार रखना है, तो रोकड़ा कमाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सुप्रीम किसी चीज में है, खेल में या किसी अदर चीज में, तो आप उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक स्टडी तो 12th तक तो करनी ही पड़ती है सबको। और उससे क्या होता है, देखो हमने स्टडी को बोझ मान लेते हैं, स्टडी एक ऐसा चीज है जिससे आपकी जो माइंडसेट है वो बदलता है, कि आपको चीजों के बारे में लगभग 12th तक आते आते लगभग दुनिया में सारी चीजों के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्राइमरी अकर्स थ्रू टू मेथड। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहां पर आपको देखने को मिलेगा पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है कि नहीं, जो, और दूसरा क्या है, थर्मल पावर जनरेट बाई बर्निंग कोल, मतलब जो थर्मल पावर जितने भी हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है या पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है ना। जनरली दो तरीके से जनरेट किया था इलेक्ट्रिसिटी, एक तो भाई कोयले का इस्तेमाल करके, हमारे देश में वैसे हो भी रहा है कि विंड मिल से, अदर सोलर वगैरह से भी किया जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब जहां पर पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। और दूसरा है थर्मल, तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, आप याद रखना कि वहां पर जो है वो कोल को बर्न करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस टू पावर टर्बाइन एंड रिलीज द नॉन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, मतलब वो सब सारे जला के एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार किया जा रहा है, ठीक है, या प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक होता है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्राइव द वाटर ड्रिवन, जो टर्बाइन वगैरह क्या होता है, पानी मान लो यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, टर्बाइन लगा दिया, और टर्बाइन के थ्रू यहाँ पर पूरा सिस्टम रहता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर फिर स्टॉक में चला जाता है, ठीक है। तो वो टर्बाइन क्या करता है, इतनी तेज से घूमता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी फिर स्टोर किया जाता है स्टोर हाउस में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो देखिए कुछ स्टेट्स का है जहां नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, खास करके दो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एक तरीके से न्यूक्लियर और थर्मल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और कौन से है भाई, बोलो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट। देखो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपके सारे क्या है भाई, थर्मल पावर प्लांट है। और जो यहाँ पर दिख रहा है जैसे कारापारा, ठीक है, उसके बाद तारापुर यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर गांधीनगर, उसके बाद नरोरा, ये सब सारे आपको मैप के थ्रू करवाएंगे हम, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ये सब एक तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या है भाई, ये न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। आगे आ जाओ।
आगे आ जाओ भाई, यहाँ पर दो चीजें हमने देखा क्या, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय द यूरेनियम और थोरियम सर्विंग एज अ की एलिमेंट फॉर जनरेटिंग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर। जो न्यूक्लियर पावर वगैरह जो जनरेट किया जाता है वो जनरली यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल करके जनरेट किया जाता है। ये दो चीज। सोलर एनर्जी जानते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके। अगर कोई पूछ दे कि भाई न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी जो हमें प्राप्त होता है वो कौन से चीजों से प्राप्त होता है, तो कौन सा, एक स्ट्रक्चर एटम किसका इस्तेमाल करके, यूरेनियम और थोरियम का। सेम उसी तरीके सोलर एनर्जी, सोलर यूरेनियम जला के उसको प्रॉपर तरीके से चीजों को, जैसे कोयला है, कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल करके बहुत वो क्या बोलते हैं मेजर सोर्स रहता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, उसमें ये सब चीज का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम वगैरह का, बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, यहाँ देखो सोलर एनर्जी तो आपने सुना ही होगा भाई, है ना, सोलर एनर्जी सन के थ्रू। उसके बाद आपको एक विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी जनरली किसका, विंड पावर का इस्तेमाल करके विंड मिल लगाया जाता है। विंड मिल का मतलब ऐसे रहेगा भाई, विंड मिल रहेगा, ये घूमता रहेगा और यहाँ से कनेक्टेड रहेगा अंडरग्राउंडली, और जहां से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी निकल के आता है। अंडरग्राउंड भी रहता है, कोई कोई जैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से चलता है। ठीक है, यहां याद रखना, तमिलनाडु होस्ट द लार्जेस्ट क्लटर ऑफ विंड फार्म्स स्पैनिंग इन द, कहां से कहां, नगरकोल से मदुरई, यहां फैला हुआ है साउथ में तमिलनाडु। ठीक है, जहां पर क्या लगाया गया है, विंड मिल लगाया गया। आगे आ जा भाई, बायोगैस। बायोगैस देखो, बायोगैस मतलब बायोगैस फॉर्म्स ऑफ अ बायोफ्यूल नेचुरली रिजल्ट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका इस्तेमाल करके बायोगैस जनरेट किया जाता है। इट इज नोटेबली इफिशियंट व्हेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। ठीक है, और जैसे कि कैटल डंग वगैरह का इस्तेमाल करके भी बायोगैस का जनरेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गोबर गैस प्लांट होता है भाई, जहां पर जनरली किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैटल डंग का। उसके बाद एनर्जी, आप देखना समझना कि गोबर गैस एक पर्टिकुलर एक कुआं के जैसा बनाया जाता है, उसमें गोबर डाल दिया गया, और इसमें बहुत सारे कुछ केमिकल्स वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे गैस एमिट होता है, उसको बंद करके वहां से गैस को स्टोर करके उसको हाउस होल्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग पर्पज के लिए। तो याद रखना। फिफ्थ में क्या हो गया, टाइडल एनर्जी इज अ हाइड्रो पावर फॉर्म, एक तरीके का हाइड्रो पावर फॉर्म होता है, मतलब वाटर के थ्रू। ठीक है, एनर्जी डिराइव फ्रॉम द टाइड एंड अ यूजेबल। देखो समंदर में क्या आता है, लहरें आती है ना, उस लहरों का भी उपयोग करके एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइडल एनर्जी। आइडियल कंडीशन यूटिलाइज द टाइडल एनर्जी टू फाउंड इन द गल्फ ऑफ कंबद एंड गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब जनरली आपको समंदर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, उसके आसपास में गल्फ ऑफ कच्छ जहाँ के गुजरात में है, वेस्टर्न कोस्ट, और गैंगेटिक डेल्टा जहाँ पर सुंदरबन रीजन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है भाई, वेस्ट बंगाल। वहां पर एक तरीके से टाइडल के फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए जियोथर्मल एक है इंपॉर्टेंट जो कि समझ से चलना है। ठीक है, जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट। मतलब समझ हो, मतलब जियोथर्मल मतलब हमने अर्थ के हीट से, मतलब अर्थ के अंदर जो गर्मी है उसकी वजह से या उसका इस्तेमाल करके हमने अगर एनर्जी को जनरेट करा है तो वो कौन सी एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी, भाई एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, बताओ, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही हो कि नहीं, अभी जहाँ बैठी हुई हो इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, ये सब अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो रहा है, एनर्जी अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मान लो कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कुकिंग में, और गाड़ियों में, गाड़ियों में नहीं हो रहा, सीएनजी, सीएनजी का गैस, नेचुरल गैस। देखो तो जो अर्थ का टेम्परेचर है ना इंक्रीजेस विद डेप्थ, आप समझते हो, आपने देखा होगा जब मिट्टी अगर खोदो थोड़ा सा तो गर्मी लगने लगता है, गर्म होती है मिट्टी, जैसे थोड़ा सा खोदोगे बस, और जितना खोदते जाओगे मिट्टी उतनी गर्मी बढ़ते जाएगी अर्थ की। तो वहां से एक तरीके से द हीटेड ग्राउंड वाटर राइजेस टू द सरफेस एज अ स्टीम एंड विच कैन बी यूज टू डिराइव द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हो, मतलब उसका इस्तेमाल करके हम लोग एक तरीके से क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो अर्थ के अंडरग्राउंड सरफेस से हम लोग या अंडरग्राउंड से निकाल रहे हैं उसको हम लोग जियोथर्मल क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। इंडिया हैज अ सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग दैट कुड बी यूटिलाइज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द जियोथर्मल। बहुत सारे ऐसे पॉइंट खोजे गए हमारे देश में जहां पर जियोथर्मल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। टू एक्सपेरिमेंटल जियोथर्म, अभी जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहां पर, वो कहाँ है, पार्वती वैली नियर मणिकर्णा हिमाचल में, और पूगा डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में, जहां पर बात किया जा रहा है कि अर्थ के हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाई जनरेटिंग, मतलब वी वुड जनरेट द जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस जगह के लिए जहां पर अगर ये सब चीजें हो गई। लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, बट ये समझना है आपको सबसे लास्ट कि वेज टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्स। अभी हमें बहुत सारे एनर्जी रिसोर्स पढ़े कि अलग अलग तरीके, जियोथर्मल, बायोगैस, ये वो, टाइडल, सारी चीजें देखा हमने। अब इसको कंजर्व कैसे किया जाए? कंजर्व करने के लिए सबसे पहली बात बोली गई, यूज एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस। जैसे बोला जाता है कि एक होता है टीवी जो 5 स्टार होता है, या टीवी नहीं, मान लो फ्रिज है, एक 5 स्टार होता है, एक 2 स्टार होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन खाएगा? 2 स्टार। 5 स्टार इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा, बुझकर नेचर ही वही हुआ है, तो क्या जनरली जो 2 स्टार रहते हैं ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो हमें हाई ऐसे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पहले देखो, पहले हम लोग CFL का इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले हम लोग वो येलो वाला जिसमें फिलामेंट्स होता था उसका इस्तेमाल करते थे, तो बहुत ज्यादा, वो 100 वॉट का होता था, 200 वॉट का, ये तो 20 वॉट का रहता है, ये 10 वॉट का भी रहता है, और ये इतना लाइट दे रहा है। तो हम लोगों ने क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, उसका एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो हमें उतना ज्यादा एनर्जी बाहर से निकालना पड़ेगा, जियोथर्मल से निकालें, टाइडल से निकालें, या कहीं से भी निकालें, कोल जला के निकालें, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा। तो इसके लिए एक तरीके से हमें यूज ऑफ एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस यूज करना चाहिए। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि अभी हमने बताया, कौन सा, टाइडल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद आपको विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए हमें इन कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कोल वगैरह है, ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर जो हम कर रहे हैं इस्तेमाल, तो उसमें हम लोग नॉन कन्वेंशनल का करेंगे। यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रादर देन, ठीक है, रादर देन द इंडिविजुअल व्हीकल्स। हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा अगर यहाँ से बाजार जाना है, कोई हल्ला कर रहा है क्या? यहाँ से अगर बाजार जाना है तो एक तरीके से तुरंत फटफटिया निकाल लिया, फटफटिया मतलब मोटरसाइकिल, चले गए तुरंत, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। या फिर हम लोग मान लो कि ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जा रहे हैं, या फिर मान लो ऑफिस दूर है थोड़ा सा, तो जनरली वहां पर अगर पब्लिक बस चल रहे हैं तो पब्लिक बस का इस्तेमाल करके जाएं, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो पक्की बात है, चाहे उसमें एक आदमी बैठे या 2 आदमी बैठे, जाएगा तो जाएगा। तो हमें एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है, जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी, की एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा हम लोग को ढंग से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस जलाते जा रहे हैं। इंकरेज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें इंकरेज करना चाहिए बहुत सारे लोगों को कि कंजर्व करके चलिए एनर्जी। जैसे कहीं पर अगर रूम से आप बाहर निकल रहे हो तो आप लाइट ऑफ करके जाओ, ताकि एनर्जी एक तरीके से कंजर्व हो पाए। इंक्रीज द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे कि सोलर वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि जो चीजें हैं वो एक तरीके से बढ़ पाए, ठीक है, और सही से हम लोग कंजर्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका मैप का क्लास होगा, पूरा ज्योग्राफी का मैप 1 घंटे में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स को लगभग लगभग कवर करें। अगर कुछ हो जाएगा तो एग्जाम से पहले फिर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मैप का होगा, फिर अंग्रेजी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और अंग्रेजी आपके एग्जाम तक चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ऐसे करके चलेंगे। और ऐसा नहीं कि कहानी में पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो थोड़ा सा शॉर्ट में हो, ठीक है, तो चीजें जल्दी चले। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा किस पर रहेगा, क्वेश्चंस पर। थैंक यू।